हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। ऑप्शन ए है कि वीर सिराजा या फिर चंदर बरदाई, मिर्ज़ा उमेद या फिर नूर फतेह। तो आप लोगों को बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो था उसका जो रचना किए थे, जो कि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करता है, तो इसके लिखने वाले कवि कौन थे। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो की रचना है वह पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंदर बरदाई उनके द्वारा की गई थी। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। यानी कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी जो है उसमें सबसे ऊंचा निकास बेसिन जो है वह किस नदी पे है। ऑप्शन ए है कि महानदी, ऑप्शन बी है कि गोदावरी नदी पे, या फिर कृष्णा नदी, या फिर नर्मदा नदी। तो देखिए भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी है उसमें सबसे ऊंचा जो निकास बेसिन है वह गोदावरी नदी पे है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा गया है और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थान जो है वह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के प्रमेशकेश्वर जगह से यह निकली है। ठीक है, तो आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा कि गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, साथ ही इसे बिरधगंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से यह निकलती है और यह हिमालय में जाके गिर जाती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का डैश का नियम है। यानी कि क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है तो जो न्यूटन थे उनकी गति के किस नियम के अंतर्गत यह आता है। तो देखिए जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है यह न्यूटन की गति का जो है वह तीसरा नियम है। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो न्यूटन थे उन्होंने 1687 में प्रिंसिपिया नामक एक बुक लिखे थे, प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने गति के 3 नियम को बताया था। गति के 3 नियम को बताया था और 3 नियम के अंतर्गत उन्होंने पहला नियम देख लीजिए। पहला नियम उन्होंने दिया था जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। उसके बाद दूसरा नियम इन्होंने दिया था संवेग का नियम। ठीक है, संवेग का नियम। उसके बाद तीसरा नियम जो इनका था, तीसरा नियम था इनका क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो यहाँ पे आप लोगों से यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि क्रिया के उसके तुल्य में एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो यह न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ हड्डियाँ है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि 206 हड्डियाँ होती है, या फिर 309, या फिर 103, या फिर 412। तो देखिए जो मानव शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वह 206 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों की क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वचा की बाहरी परत क्या होती है। ठीक है, यानी कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। ऑप्शन ए है कि ईपीडर्मिस, या फिर ऑप्शन बी है कि डर्मिस, या फिर ऑप्शन सी है उत्तक, या फिर ऑप्शन डी है
हाइपोडर्मिस। तो देखिए जो त्वचा की बाहरी परत जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, यानी कि त्वचा की सबसे बाहरी परत को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बॉक्साइट डैश का एक अयस्क है, यानी बॉक्साइट जो है वह किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है कि यह एल्युमिनियम का अयस्क है, या फिर बेरिलियम का अयस्क है, या फिर लेड का अयस्क है, या फिर टिन का। तो देखिए जो बॉक्साइट है वह एल्युमिनियम का क्या है? एक अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। वहीं पे लेड के जो अयस्क का नाम है वह गेलेना है। ठीक है, लेड के अयस्क का नाम क्या है? गैलेना। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद टीन के अयस्क का नाम क्या है? केसीराइट। ठीक है, केसीटेराइट। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आप लोगों से लेड का या फिर टीन का इसको भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए है कि अफ्रीका, या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या फिर एशिया। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है अफ्रीका। ठीक है, और एशिया महादेश जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिगवॉर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है, यानी कि रिगवॉर्म एक बीमारी है तो वह किस कारण से होती है? ऑप्शन ए है कि कवक के कारण, या फिर बैक्टीरिया के कारण, या फिर वायरस के कारण, या फिर मक्खियों के कारण होती है। तो जो रिगवॉर्म नामक बीमारी है वह कवक के कारण यह संक्रमण होता है। ठीक है, यानी कि रिगवॉर्म नामक जो त्वचा की बीमारी है तो यह कवकीय संक्रमण के द्वारा होती है। ठीक है, और वह जो रिगवॉर्म बीमारी है यह त्वचा से संबंधित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, यानी कि जो विद्युत प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है डाइन, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है ओम। तो देखिए जो विद्युत प्रतिरोध होती है उसकी इकाई होती है ओम। ठीक है, अब चलिए हम और भी ऑप्शन को देखते हैं कि इन सारा का यूनिट क्या होता है। तो बल की इकाई जो होती है वह क्या होती है? डाइन। ठीक है, यानी कि डाइन जो है वह बल की इकाई है। ठीक है, वहीं पे पास्कल जो है, ठीक है, तो पास्कल दाब की इकाई जो है वह पास्कल होता है। ठीक है, दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। वहीं पे जो जूल है वह किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। ठीक है, तो आप लोग इस सारे को याद रखिएगा कि ऊर्जा की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, बल की इकाई क्या है। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध की इकाई तो आप लोग याद ही रखिएगा, इसकी इकाई है ओम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है असम में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर मेघालय में। तो देखिए जो मैथिली भाषा है वह मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है, और यह बिहार के जो है वह उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसमें आप लोगों को मधुबनी साइड में, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा इत्यादि जगहों पे ये भाषा जो है मैथिली भाषा वह बोली जाती है। और एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि मैथिली के जो एक सबसे जो लोकप्रिय जो कवि थे वह थे विद्यापति। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह गलत है? ऑप्शन ए है कि सबसे घना ग्रह है पृथ्वी, ऑप्शन बी है यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कि यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह पृथ्वी ग्रह के बारे में गलत कथन आप लोगों को बताना है।